मूवी शुरू होती है और हम मिलते हैं सियोजिन से। इस वक्त सियोजिन अपने ऑफिस में मौजूद है, जहाँ पर वो सबके सामने खड़ा होकर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है। तभी अचानक से मीटिंग में बैठे लोग उससे होम शब्द का मतलब पूछने लगते हैं। बार बार सबके मुंह से होम शब्द सुनते ही सियोजिन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे अचानक से एक धुंधला सा दृश्य याद आता है, वो दृश्य जिसमें वो कार में बैठकर अपनी पत्नी के साथ जा रहा है। कार रुकती है, दोनों कार से बाहर निकलते हैं। सियोजिन अपनी पत्नी से थोड़ा आगे चल रहा है और तभी एक जोरदार आवाज हुई। वो जैसे पीछे मुड़ा, उसकी पत्नी जमीन पर धराशायी पड़ी थी। दरअसल किसी कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और तभी उसके सामने एक और दृश्य आता है। एक छोटी बच्ची जो कि हाथों में बलून लेकर खड़ी है और जैसे वो पीछे मुड़ती है अचानक से कहीं गायब हो जाती है। ये दोनों दृश्य अक्सर सियोजिन के सपने में आते रहते हैं और जब भी सियोजिन इस बारे में सोचता वो घबरा सा जाता है। उसकी पत्नी को इस दुनिया से गए हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब भी वो इस हादसे को नहीं भुला पाया। रह रहकर सारी चीजें हमेशा उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं। पुलिस वाले उसकी पत्नी के मर्डर को अभी तक नहीं ढूंढ पाए। ये बात रह रहकर उसे बहुत परेशान करती है। उसकी मानसिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसे दवाई देते हैं और कुछ दिन घर में ही आराम करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद सियोजिन सीधा घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने माँ बाबा के साथ रहता है और उसकी 6 साल की बेटी भी है। उसकी बेटी का नाम यूना है। सियोजिन के बिजी शेड्यूल के चलते वो अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पाता। पहले तो माँ का सहारा था, लेकिन अब यूना बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। यूना को यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार अपने पापा से यही सवाल करती है कि माँ कनाडा से कब वापस आएगी। दरअसल सियोजिन ने उससे उसकी माँ के मरने के बारे में कोई बात नहीं बताई। उसने बस यूना को इतना ही बताया है कि माँ कुछ सालों के लिए कनाडा गई है और वो जल्द ही वापस आ जाएगी। तभी यूना कहती है, पापा पुराने घर से हमारा फेवरेट खिलौना ला दो। यूना के लिए उसका फेवरेट टॉय लेने सियोजिन आज वापस अपने पुराने घर आया है, जो इस वक्त पूरा वीरान पड़ चुका है। कभी यहाँ चारों ओर हंसी ठिठोली गूंजती थी, लेकिन आज चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा है। अब वो जैसे ही वापस घर पहुँचता है, उसे चाइल्ड केयर सेंटर से कॉल आया है। कॉल के दूसरी तरफ एक आदमी कहता है, सियोजिन तुम्हारी खोई हुई बहन मिल गई है। ये बात सालों पहले की है। दरअसल बचपन में ही उसकी बहन खो गई थी और आज यूजिन मिल गई। ये सुनते ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। सियोजिन बिना समय गंवाए अपनी बहन को लेने पहुँच जाता है। आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि अनजानों की तरह दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। सियोजिन बिल्कुल खामोश है। तभी वो चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, आखिर तुम इतने सालों से कहाँ थी? तुमने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? तभी यूजिन कहती है, तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। हाँ बिल्कुल, यही सही रहेगा। बिना डीएनए टेस्ट के मैं किसी को भी अपनी बहन नहीं मान सकता। और आखिर इतने सालों बाद ये सब कुछ सोचकर उसे थोड़ा हैरानी हो रही है। इतना कहते ही सियोजिन वापस घर आ जाता है। एक दिन जब वो सो रहा था, उसकी बेटी यूना चिल्लाते हुए आती है, पापा जल्दी चलो, दादी रो रही है। सियोजिन भागकर नीचे आता है तो क्या देखता है, टेबल पर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट रखी हुई है, जिसमें उसकी बहन का सैंपल 99.99% मैच दिखा रहा है। यानी कि वही लड़की यूजिन उसकी खोई हुई बहन है, जो उसे सालों बाद मिल चुकी है। इस खुशी में पूरा परिवार एक साथ डिनर करने का प्लान करता है। माँ बाबा की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं है। माँ अपनी बेटी यूजिन से कहती है, क्यों ना तुम हमारे साथ हमारे घर में आकर रहो। तुम्हारा भाई जो कि एक हार्ट अटैक है, उसने तुम्हारी याद में ये घर बनवाया। अब यूजिन सभी को बाय कह के फाइनली अपनी फैमिली के साथ रहने आ गई। धीरे धीरे करके यूजिन ने सबका दिल जीत लिया। उसके वापस आने से जैसे घर में रौनक सी आ गई थी। माँ बाबा की दवाइयों से लेकर यूना की भी पूरी जिम्मेदारी उसने अपने सर ले ली थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सियोजिन अभी पूरी तरह से यूजिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसके मन में एक अनजाना सा डर है, लेकिन फिर भी वो सबके सामने हंसता मुस्कुराता रहता। एक दिन वो इस बात का जिक्र अपने साइकोलॉजिस्ट से करता है। उसकी ये बातें सुनकर डॉक्टर कहता है, देखो तुम ज्यादा मत सोचो, क्योंकि यही सारी चीजें तुम्हारी तबीयत को बिगाड़ रही हैं। बस तुम टाइमली दवाइयाँ लेते रहो। एक दिन सियोजिन जब ऑफिस से घर लौट कर आता है तो वो क्या देखता है कि उसके घर में उसकी माँ के लिए एक नई फिजियोथेरेपिस्ट आई है। पुरानी फिजियोथेरेपिस्ट को निकालने से पहले एक बार उसे पूछा तक नहीं गया। ये बात उसे बड़ी अजीब लगी। उसकी माँ जो हर सैटरडे संडे चर्च जाया करती थी, नए लोगों से मिला जुला करती थी, आजकल उसने वो भी बंद कर दिया है। वो चाहे भी तो इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उसके परिवार का सवाल है। एक रात जब वो उठा तो उसकी नजर यूजिन पर पड़ती है, जिसकी गर्दन पर एक अजीब तरह का टैटू है। वो अपने माँ बाबा को थोड़ा सतर्क करना चाहता है, लेकिन आखिर कहे भी तो कैसे, क्योंकि वो तो यूजिन के खिलाफ कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सभी बस यूजिन की हाँ में हाँ मिलाते हैं। कोई रास्ता न देखकर अब वो अपनी नौकरानी को बुलाता है, जहाँ वो उससे
हुए यूजिन पर नजर रखने के लिए कहता है। एक दिन सियोजिन अपनी बेटी यूना को डांस क्लास लेकर जा रहा है। तभी यूजिन यूना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की बात करती है, लेकिन सियोजिन इस बात से सहमत नहीं है। तभी अपने घर की भरोसेमंद नौकरानी को जाता देख सियोजिन हाँ कर देता है। नौकरानी की नजर लगातार यूजिन पर है। तभी वो क्या देखती है कि वहाँ पर एक आदमी आया है जो कि यूजिन को किसी दूसरे नाम से बुला रहा है। यूजिन आदमी को देखते ही भागती है। आदमी पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। नौकरानी बिना कुछ कहे चुपचाप सब देखती रहती है। डांस क्लास खत्म होते ही तीनों नीचे आते हैं। पार्किंग लॉट में आते ही नौकरानी की नजर एक आदमी की लाश पर पड़ती है जिसे पुलिस वालों ने घेर रखा है। आदमी को देखकर नौकरानी बिल्कुल हैरान है। दरअसल ये आदमी वही है जो भी थोड़ी देर पहले यूजिन के पीछे भाग रहा था। नौकरानी को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा है। गाड़ी में बैठते ही वो सियोजिन को मैसेज कर सब कुछ बताना चाहती है। नौकरानी को ऐसा करते देख यूजिन उसे रोक देती है। तुम इस परिवार में काफी समय से काम कर रही हो ना? और ऐसा कहते ही वो गाड़ी को मोड़ देती है। अब यहीं से सीन कट होता है और हम यूजिन को घर पर देखते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही है कि नौकरानी किसी के साथ भाग गई है, वो तो हमारे साथ गाड़ी में बैठी ही नहीं। यूजिन की ये बात सुनकर सियोजिन पूरी तरह से हैरान है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी नौकरानी पर भरोसा है? यूजिन अपने भाई से कहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो भी हमारे साथ काफी सालों से जुड़ी है। मैं उसके बिहेवियर को अच्छे से जानता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में है? लेकिन सियोजिन क्या नोटिस करता है कि उसके माँ बाबा ने यूजिन की बात को पूरी तरीके से मान लिया है। इवन वो उसे एक बार भी क्वेश्चन तक नहीं कर रहे हैं। अब कोई रास्ता न देखकर सियोजिन उसी डिटेक्टिव के पास पहुँचता है जो उसकी पत्नी का केस हैंडल कर रहा है। आज वो काफी उलझन में है, अपनी पत्नी को बहुत मिस कर रहा है, इसलिए फिर से वो उसी एक्सीडेंट वाले दिन की फुटेज देखता है। तभी आज वो टक्कर मारने वाले आदमी का चेहरा साफ साफ देख पाया। तभी उसकी नजर कहीं और भी जाती है, यूजिन पर, जो कि उसकी पत्नी के एक्सीडेंट के दौरान कुछ ही दूरी पर खड़ी है। ये बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है। वहाँ पर बिना कुछ कहे सियोजिन सीधा घर पहुँच जाता है। उसके दिमाग में सच सामने लाने का कोई आइडिया चल रहा है। क्यों ना हमें यूजिन को लौटाने के लिए चाइल्ड केयर सेंटर वालों को थैंक यू कहना चाहिए। मैं एक पार्टी प्लान करना चाहता हूँ। तभी वो क्या देखता है कि सामने से चाय के कप्स लिए एक लेडी आ रही है। वो इस घर की नई नौकरानी है। उससे बिना पूछे ही नौकरानी को रख लिया गया। कैसी है, कौन है, कहाँ से आई है, इस बात की कोई खबर नहीं। अभी वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाया है कि वो नौकरानी बीच में बक शुरू कर देती है। और जैसे ही यूजिन कुछ पूछना शुरू करता है, उससे पहले ही वो उसकी माँ के कपड़ों पर चाय गिरा देती है। सबका ध्यान सियोजिन की बातों से हट जाता है। किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि आखिर सियोजिन किस बारे में बात करना चाहता है। कोई रास्ता ना देखकर सियोजिन खुद ही चाइल्ड केयर सेंटर में कॉल करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो सेंटर तो बंद हो चुका है। उसकी क्यूरियोसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब वो नर्स के बारे में पता करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके घर में काम कर रही नर्स किसी भी हॉस्पिटल का हिस्सा ही नहीं है। वो सारे प्रूफ्स को लेकर तुरंत ही अपने माँ बाबा के पास पहुँच जाता है। यूजिन भी वहीं बैठी थी। वो उसके सामने ही यूजिन की पोल खोलना शुरू कर देता है। ये देख यूजिन जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मेरे भाई को अब तक मुझ पर विश्वास नहीं, आप देख रहे हैं ना? यूजिन को इस तरह से रोता हुआ देख सियोजिन के माँ बाबा गुस्सा हो जाते हैं। वो चिल्लाकर उससे कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम किसी साइकोलॉजिस्ट से अपना इलाज करवा रहे हो, इसलिए हमेशा यूजिन के पीछे पड़े रहते हो। और इतना कहते कहते उसकी माँ वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सियोजिन तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। यूजिन को वहीं हॉस्पिटल में छोड़कर सियोजिन जब वापस आने लगा तो उसने डीएनए सैंपल के लिए चुपके से यूजिन का एक बाल तोड़ लिया। जब वो घर पहुंचता है तो क्या देखता है, उसकी बेटी यूना अब तक सोई नहीं। वो अब भी अपनी बुआ यूजिन को मिस कर रही है। मुझे उन्हीं के साथ सोना है क्योंकि उनसे मुझे हायोन की कहानी सुननी है। नेक्स्ट डे सियोजिन जब यूना को डांस क्लास के लिए लेकर जाता है, वो उसके टीचर से कहता है, मुझे हायोन के बारे में जानना है, क्या वो आपकी क्लास में पढ़ती है? क्योंकि कल रात यूना उसे बहुत मिस कर रही थी। नहीं, हायोन नाम की कोई लड़की हमारे पास नहीं आती। इतना सुनते ही सियोजिन यूना को वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। अब कोई रास्ता न देखकर सियोजिन एक बार फिर से उसी डिटेक्टिव के पास पहुंच जाता है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि जिस दिन तुम्हारी नौकरानी वहां से गायब हुई, उसी दिन वहीं के पार्किंग लॉट में एक एम्प्लॉय का खून हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये काम तुम्हारी नौकरानी का तो नहीं, शायद इसीलिए वो अब तक फरार है। उसे रोकते हुए सियोजिन कहता है, उस दिन वहाँ पर यूजिन भी मौजूद थी, तुम चाहो तो उससे पूछताछ कर सकते हो। डिटेक्टिव घर पहुंचकर यूजिन से पूछताछ शुरू करता
करता है। लेकिन यहाँ पर तो मामला पूरा उल्टा पड़ चुका था। बड़ी ही आसानी से यूजिन डिटेक्टिव को अपनी बातों में ले लेती है और खुद अपने भाई को ही दोषी ठहराने लगती है। यूजिन बड़े ही दबे स्वरों में कहती है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरा भाई एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, उसका इलाज भी चल रहा है, आप चाहे तो रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और तो और वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। इधर सियोजिन बैठा बैठा इंतजार ही करता रहा कि आखिर यूजिन का पर्दा कब फाश होगा, लेकिन यूजिन ने बातों को पूरी तरीके से घुमा दिया। इस वक्त सियोजिन बहुत परेशानी में है कि कैसे एक एक कर सारे लोग उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है। वो तुरंत लेने उसे डांस क्लास पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि यूजिन तो पहले ही उसे लेकर जा चुकी है। और इधर यूजिन घर पर बैठी माँ बाबा से कुछ बातें कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आ जाने से भाई को थोड़ी इनसिक्योरिटी हो गई है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जायदाद के 2 हिस्से हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरी प्रॉपर्टी यूना के नाम कर दें, ताकि हम दोनों के बीच जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए। माँ बाबा बिल्कुल खामोश है, वो किसी कठपुतली की तरह चुपचाप यूजिन की बातें सुन रहे हैं। इधर सियोजिन घर आते ही अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करता है। वो कमरे में पहुंचकर क्या देखता है कि यूना बड़ी ही खामोश बैठी है। वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है, यूना चिल्ला पड़ती है, आपने मुझसे झूठ बोला, माँ कनाडा नहीं गई है, वो तो मर गई है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर सियोजिन हक्का बक्का रह गया। वो हैरान है, वो समझ गया कि ये बात उसे यूजिन ने बताई है। वो भागकर यूजिन के पास पहुंचता है और उससे जोरदार थप्पड़ लगा देता है। तुम्हें अकल नहीं, इतनी छोटी बच्ची को ये सब कुछ बताते हैं? मैंने इतने महीनों में इस बारे में अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा और तुमने ये क्या कर दिया? शोरगुल सुनते ही माँ बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। माँ चिल्लाते हुए सियोजिन से कहती है, मुझे पता है तुम ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो, तुम्हें यूजिन को हिस्सा नहीं देना और इसीलिए तुम चाहते हो कि वो जल्दी ही यहाँ से चली जाए। बचपन में मेले में शायद तुमने इसीलिए यूजिन का हाथ छोड़ दिया, ताकि वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर हो जाए और तुम पूरी प्रॉपर्टी के अकेले मालिक बन जाओ। माँ बाबा के मुँह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर सियोजिन बेसुध हो गया, पूरी तरह से टूट गया है। वो अपनी बेटी को लेकर वो कहीं दूर जाना चाहता है। वो यूना का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। यूना जोर से सियोजिन का हाथ झटकती है और जाकर यूजिन के गले लग जाती है। मैं यहीं रहूंगी अपनी बुआ के पास, आप बहुत बुरे इंसान हो। बात तो ये है कि उसकी बेटी भी उसके साथ नहीं जाना चाहती। मजबूरन सियोजिन को वहीं रुकना पड़ता है। रात को सपने में उससे अजीब सी आहट महसूस होती है। वो उठता है तो उसे सामने अजीब सी परछाइयां नजर आ रही हैं। वो बचाव के लिए जल्दी से अपना चाकू निकाल लेता है। तभी वो माँ बाबा के कमरे से नौकरानी को निकलते हुए देखता है। नौकरानी के गले पर बिल्कुल वैसा ही टैटू है जैसा यूजिन के गले पर है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, उसे जल्दी ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो शायद वो नहीं देख पा रहा। दूसरे ही दिन वो उस आदमी की मौत के बारे में पता लगाने जाता है जिस दिन उसकी नौकरानी गायब हुई थी, जिससे पता चलता है कि ये किसी हायोन नाम की लड़की का पिता था। हायोन जिसका जिक्र उसकी बेटी ने किया था। दरअसल उस आदमी की बेटी कई महीनों से गायब थी और इसका केस पुलिस में भी चल रहा था। तभी अचानक से उसे ब्रोकर का फोन आ जाता है। तुम अपना पुराना घर बेचना चाहते हो ना? देखो किसी और को मत देना, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। ये सुनते ही सियोजिन चिल्लाता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मैं किसी भी हाल में वो फ्लैट बेचना नहीं चाहता। तुम बार बार मुझे क्यों तंग करते हो? अरे नहीं, मैंने बस कुछ दिन पहले वहाँ की लाइट जली हुई देखी थी, मुझे लगा शायद तुम इसी सिलसिले में वहाँ पर आए होगे। ये सुनते ही सियोजिन सन्न रह गया, क्योंकि यूजिन के आने के बाद से वो तो अपने पुराने घर गया ही नहीं और इस बात को काफी समय बीत चुका है। ये सोचते ही वो अपने पुराने घर के लिए दौड़ा। घर पहुंचते ही वो पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि अब भी वहाँ की लाइट जल रही है, हर कमरे के दरवाजे भी खुले हुए हैं। तभी उसकी नजर बाथरूम की तरफ पड़ती है। वो जाकर देखता है तो सन्न रह जाता है, क्योंकि बाथरूम में उसकी नौकरानी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके सर पर जोरदार डंडा पड़ता है, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। आँख खुली तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया और इसके सामने वही आदमी बैठा हुआ था जिसने उसकी पत्नी का एक्सीडेंट किया था। और तभी उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिससे वो चाइल्ड केयर सेंटर में मिला था। सियोजिन समझ चुका था कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ जरूर हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ एक दिन की प्लानिंग नहीं लगती, ये सब काफी अरसे की प्लानिंग है। तभी हम देखते हैं कि सियोजिन के नाक से भी खून बह रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसकी माँ के नाक से अक्सर निकलता है। दरअसल यूजिन सभी को खाने के जरिए एक अजीब तरह का केमिकल दे रही है, जिससे वो एक एक कर सभी को अपने चंगुल में फंसाती जा रही है और इसीलिए उसके माँ बाबा भी यूजिन की हाँ में हाँ मिलाते हैं।
इधर सियोजिन सामने बैठे आदमी से चिल्लाते हुए पूछता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम सभी मिलकर मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हो? आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये सभी लोग एक धार्मिक पंथ का हिस्सा है, जहाँ वो छोटी बच्चियों को उनके परिवार से छीनकर उन्हें एक खास तरह के आसन पर विराजमान करते हैं और बिल्कुल अंधभक्तों की तरह उन बच्चियों की पूजा करते हैं और कुछ समय के बाद उनकी बलि चढ़ा देते हैं। और वो छोटी बच्ची हायोन, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उस दिन पार्किंग लॉट में वो आदमी यूजिन के पीछे इसीलिए भागा। दरअसल वो ही हायोन का पिता था और वो यूजिन से अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था। सियोजिन के सामने सारा सच आ चुका था। अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा घूम रहा था। वो अपनी बेटी को किसी भी हाल में इनके जाल में नहीं फंसने देना चाहता। वो सामने बैठे आदमी पर जोरदार वार करता है और फाइनली वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। सियोजिन ने घर पहुँचने से पहले ही रास्ते में डिटेक्टिव को कॉल कर दिया और उससे सब कुछ इस बारे में कह सुनाया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचता है तो डिटेक्टिव पहले से ही वहाँ मौजूद था और कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ चुकी थी, क्योंकि डिटेक्टिव वहाँ पर बैठकर उसके घर के सीसीटीवी देख रहा था, जो कि यूजिन ने बिना किसी को खबर किए घर में लगवा दिए थे। और वो इसीलिए बार बार सियोजिन को उकसाती ताकि वो भड़क कर उस पर हाथ उठाए। और अब बिल्कुल वैसा ही हो चुका था। सारे सबूत तो सियोजिन के खिलाफ जा रहे थे कि वो मानसिक तौर पर बीमार इंसान है और बची कुची कसर आकर उसका साइकोलॉजिस्ट पूरा कर देता है, जो सबके सामने आकर ये बयान देता है कि अब वो अपनी पत्नी के जाने के बाद से ही उससे ही अपना इलाज करवा रहा है। और फिर क्या था, सियोजिन को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो चिल्ला चिल्लाकर सबसे सच कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। अब उसी दिन यूजिन जेल में बंद सियोजिन से मिलने जाती है, जहाँ वो राज खोलते हुए उससे उसकी पत्नी के बारे में बताती है। तुम्हें पता है, तुम अपनी पत्नी को ज्यादा समय नहीं देते थे और इसी के चलते वो डिप्रेशन में जा रही थी। और एक दिन तुम्हारी पत्नी की मुलाकात मुझसे हुई और हम कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं धीरे धीरे उसे अपनी बातों में फंसाने लगी और एक दिन उससे उसकी बेटी यूना को मांगना चाहा, लेकिन शायद वो उसके लिए तैयार नहीं थी। वो इस बारे में तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी और इसीलिए वो उस दिन तुम्हारे साथ बाहर आई थी। और इससे पहले कि वो तुम्हें कुछ बता पाती, हमने मिलकर उसे अपने रास्ते से हटा दिया। और तुम्हें पता है, हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसका हाल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हायोन के पिता और तुम्हारी पत्नी का हुआ। ये सब सुनकर सियोजिन जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से अब उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। रास्ते में जाते हुए वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसकी बेटी खतरे में है, प्लीज उसकी बात मान ले। तभी हाथापाई शुरू हो जाती है और इतने में ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अब दोनों पुलिस वाले वहीं मारे जाते हैं। सियोजिन मौका पाते ही गाड़ी से उतरता है और पीछे आ रही गाड़ी से लिफ्ट मांगना शुरू कर देता है। वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता है, गाड़ी यू टर्न ले लेती है और गाड़ी के पीछे सीट से वही उसका साइकोलॉजिस्ट बाहर निकलता है, जो सियोजिन का गला दबाना शुरू कर देता है। लेकिन जल्द ही दोनों को घायल कर सियोजिन वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर हम यूजिन को देखते हैं, जो कि यूना को अपने साथ लेकर मठ की ओर जा रही है। वो जंगलों के बीच से यूना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लेकर जा रही है। तभी पीछे से सियोजिन आ पहुँचता है। यूना को देखते ही वो जोर से चिल्लाता है। यूना अपने पिता को देखकर उसकी तरफ भागती है और उसके गले लग जाती है। सियोजिन यूजिन के हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज हमारे परिवार को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी का हाथ छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, बस हमेशा के लिए मेरे परिवार से दूर चली जाओ। लेकिन यूजिन पर तो उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो उसे बताती है कि बचपन से ही वो इस धार्मिक पंथ का हिस्सा रही है। अब तक वो शासन पर बैठी थी, लेकिन अब वो यूना को वहाँ बिठाना चाहती है। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। यूजिन अपना चाकू निकालकर सियोजिन को मारने वाली है। इतने में ही वो यूजिन के हाथों से चाकू छीन लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी यूजिन बोल पड़ती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे मत मारो। याद है उस दिन मेले में तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मेरे हाथ में एक नीले कलर का गुब्बारा था। उसकी ये बातें सुनते ही एक बार फिर से सियोजिन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसके सामने वही बचपन का दृश्य आ जाता है। उसके हाथों से चाकू छूट जाता है और कहीं ना कहीं उसे यकीन आने लगता है कि शायद यूजिन ही उसकी बहन है। ये सब देखकर डरी सहमी यूना खाई के पास खड़ी है। अपनी बेटी को बचाने के लिए सियोजिन यूजिन को छोड़ यूना के पास भागता है। उसके पीछे यूजिन भी आती है, जो उसे खाई में धक्का देने की कोशिश कर रही है। और तभी धक्के के
दौरान यूजिन खुद खाई में लटक जाती है। उसका हाथ ऊपर खड़े सियोजिन के हाथ में है। अब एक बार फिर से वो वही इमोशनल बातें करना शुरू करती है। देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। तुम्हें माँ बाबा की बात याद है ना? वो मुझे अपने पास ना देखकर कितना रोएंगे। तभी सियोजिन के सामने एक बार फिर से वही बचपन का मंजर आता है, जहाँ उसकी बहन के हाथ में नीला नहीं बल्कि पीले कलर का गुब्बारा था। सियोजिन बोल पड़ता है, तुम कोई भी हो लेकिन मेरी वो बहन तो बिल्कुल नहीं हो सकती जो उस दिन मेरा हाथ छोड़कर मेले में खोई थी। और इतना कहते ही वो यूजिन का हाथ छोड़ देता है और वो सीधा जाकर खाई में गिर जाती है। आज सियोजिन की वजह से ही एक ऐसे धार्मिक पंथ का पर्दाफाश हुआ जो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। इस पंथ से जुड़ा हर एक आदमी आज पुलिस की गिरफ्त में है। सियोजिन की मदद से एक एक कर सभी पकड़े जाते हैं। उसके माँ बाबा के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। अपने बेटे पर विश्वास न करने के लिए वो बहुत शर्मिंदा है। थोड़े ही समय में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार फिर से सियोजिन का परिवार हंसता खेलता परिवार बन चुका है और अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो बदल चुका है अपने परिवार के लिए। वो अपने घर के हर एक मेंबर के साथ समय बिताता, सबकी परेशानियों को सुनता और सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता। और एक दिन जब वो अपने ऑफिस में बैठा था तभी यूजिन की डीएनए रिपोर्ट आती है। वो ठान लेता है कि वो उस रिपोर्ट को कभी नहीं खोलेगा। उसे अब इस बारे में कुछ नहीं जानना कि यूजिन ही उसकी बहन थी या कोई और, क्योंकि वो उसकी बहन हो ही नहीं सकती। उसका मन ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।